हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के कंटेंट्स की कि हमसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, देन डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व मींस डीआरआर, then methods of redemption, then redemption of debentures by lump sum payment, then redemption of debenture in installment by draw of lots। अब आते हैं सबसे पहले डिवेंचर्स के रिडम्पशन की मीनिंग को समझ लेते हैं कि डिवेंचर का रिडम्पशन होता क्या है। रिडम्पशन का मीनिंग होता है पेमेंट से। जब कंपनी डिवेंचर्स को इशूड करती है तो उन डिवेंचर्स होल्डर को एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि आपने जो कंपनी को अमाउंट पे किया हुआ है वो आपको किस टाइम के बाद कंपनी आपको पे करेगी। अगर कंपनी ने अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को टाइम बताया है कि आपने जो डिवेंचर्स परचेज किए हुए हैं मींस जो कंपनी को आपने लोन दिया हुआ है, कंपनी उस लोन का पेमेंट आफ्टर 5 ईयर करेगी, तो इसे ही डिवेंचर्स का रिडम्पशन कहा जाता है। जब आफ्टर 5 ईयर कंपनी उन डिवेंचर्स होल्डर को उनके द्वारा दी गई अमाउंट को रिटर्न किया जाता है, उसे ही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहते हैं। इस कंडीशन में कंपनी अपनी जो लाइबिलिटी है वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। मींस अपनी जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो कर रही थी, अब डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने के बाद उस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट से हटा देगी। अब ये जो डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कब किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब डिवेंचर इशूड किए जाते हैं तभी उस डिवेंचर्स के सर्टिफिकेट में बता दिया जाता है कि डिवेंचर्स होल्डर को अमाउंट कब मिलेगा। अब आते हैं टाइम ऑफ रिडम्पशन। डिवेंचर्स का टाइम वो उनके सर्टिफिकेट में ही मेंशन किया जाता है। जब डिवेंचर इशूड किए जाते हैं तब क्लियरली बिल्कुल उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि उनका जो टाइम पीरियड है रिडम्पशन का वो कब आएगा। उस टाइम पर डिवेंचर्स होल्डर को जो भी उन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है वो अपना पेमेंट ले सकते हैं और कंपनी फिर एक टाइम के बाद उनका रिडम्पशन कर देती है। अब आते हैं हम यहाँ पर कि कंपनी क्या कभी बिफोर मैच्योरिटी डेट के पहले या एक्सपायरी डेट के पहले रिडम्पशन कर सकती है डिवेंचर्स का। तो ऐसा कर सकती है कंपनी कब, जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन किया गया हो कि बिफोर मैच्योरिटी या बिफोर एक्सपायरी डेट कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर सकती है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये हमेशा मैच्योरिटी डेट पर ही किया जाएगा। अब कंपनी जब अपने डिवेंचर्स होल्डर्स का पेमेंट करती है तो वो कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू उन डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट करती है। तो फर्स्ट मेथड है हमारी लमसम, मींस कि एक बार में उन डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देना। सेकंड है इंस्टॉलमेंट में, कि आपका जो अमाउंट है वो एक बार में पे नहीं किया जाएगा बल्कि इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। और थर्ड है बाय परचेसिंग देम फ्रॉम द ओपन मार्केट, मींस खुद के डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेस करके अपनी लाइबिलिटी को क्या कर देना, कम कर लेना। लेकिन ये टॉपिक और आपका जो फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है कन्वर्सन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स, ये दो टॉपिक जो है 12th सीबीएसई के पोर्शन से कैंसिल कर दिए गए हैं। और जो फोर्थ नंबर का है कि कन्वर्सन इनटू शेयर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स, मींस कि कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर को अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट किस में करवा सकती है, वो शेयर्स में करवा सकती है या न्यू डिवेंचर्स में कन्वर्ट करवा के भी अपनी जो लाइबिलिटी है उसको कम कर सकती है। तो चार मेथड होती है जिसमें से हमें इस चैप्टर में दो मेथड सीखनी है, एक है लमसम और एक है इंस्टॉलमेंट में। इसका डिस्क्रिप्शन हमने आगे रखा हुआ है। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कि अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, मींस जब कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर को एक टाइम के बाद पेमेंट करती है तो उन डिवेंचर्स होल्डर को किस कंडीशन में पेमेंट किया जाएगा, वो कंडीशन कौन सी होगी। मींस कि आज आपने 100 रुपीज का मुझे लोन दिया है, तो मैं फ्यूचर में जब आफ्टर 5 ईयर में इस लोन का पेमेंट करूंगा तो
किस कंडीशन में पेमेंट करूंगा, कि आपको 100 रुपीज रिटर्न करूंगा मैं, तो वो सिचुएशन हो जाएगी एट पार की, कि आज आपसे मैंने 100 रुपीज लिए थे और फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर जब मैं आपको रिटर्न करूंगा तो कितना रिटर्न करूंगा, 100 रुपीज। तो ये सिचुएशन होगी एट पार की। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आज आपने मुझे 100 रुपीज दिए हैं, फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर अगर मैं आपको 110 रुपीज रिटर्न कर रहा हूं, तो ये कंडीशन होगी प्रीमियम की। ये कंडीशन में कंपनी को लॉस होता है और उस लॉस को बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है जो आफ्टर 5 ईयर जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि ये पैसा हम आफ्टर 5 ईयर रिटर्न करेंगे, तो 5 ईयर के बाद कंपनी को 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना। जनरली डिस्काउंट की जो सिचुएशन है वो कंपनी के लिक्विडेशन की कंडीशन पर या कंपनी के बहुत ज्यादा लॉसेस होने पर ही होती है, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं होती है डिस्काउंट की। एट पार पर ही फ्यूचर में पेमेंट होता है या एट प्रीमियम पर पेमेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी को जब एक टाइम के बाद अपने डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट करना पड़ता है, तो कंपनी कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करती है उनके पेमेंट के लिए। तो सबसे पहला है आउट ऑफ कैपिटल, मींस कि अपनी कैपिटल को कम करके उससे पैसा इकट्ठा करके डिवेंचर्स होल्डर को पे कर सकती है। सेकंड ऑप्शन होता है कि अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर उन डिवेंचर्स होल्डर को दे सकती है, जिसे बोला जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट में से। थर्ड कंडीशन है कि कुछ पोर्शन जो है वो कैपिटल से ले लिया जाए और कुछ पोर्शन जो है डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने के लिए कंपनी के प्रॉफिट से ले लिया जाए। तो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल ये दोनों का क्या है, मर्ज है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी जब आउट ऑफ कैपिटल से अपने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करती है तो कंपनी के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जब कंपनी डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट प्रॉफिट से करती है तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ते हैं, और देन उसके बाद जब कंपनी डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट प्रॉफिट से और कैपिटल से करती है तो उसे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करती है तो उसे DRR मींस डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, और साथ में DRI मींस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। हर कंपनी के लिए ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है, उनके लिए रूल्स है कि इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही करना है, चाहे आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करे कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करे या प्रॉफिट और कैपिटल दोनों में से उन डिवेंचर्स होल्डर का रिडम्पशन करे। तो कंपनी अगर आउट ऑफ कैपिटल का यूज करती है तो DRR मींस डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा उसको 25%। 25% बनाना पड़ेगा। अब ये 25% किसका बनेगा, ये बनेगा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का, मींस डिवेंचर्स की जो भी फेस वैल्यू होगी उस फेस वैल्यू का ही 25% DRR बनेगा। और DRI मींस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है वो हर एक कंपनी के लिए 15% फिक्स रखा हुआ है जो कंपलसरी है। ये DRI भी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का ही 15% बनता है, चाहे आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो। DRI का आप देखोगे तो 15% हर कंडीशन में 15% फिक्स है। लेकिन DRR का जो रेट है, अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल कर रही है तो DRR 25% बनाया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल की कंडीशन में। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट लिया गया है तो इक्वल टू 100% के इक्वल आपको बनाना है, मींस कि जितने भी डिवेंचर्स की वैल्यू है जिनका कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है उतना ही अमाउंट प्रॉफिट में से निकालकर इसको क्रिएट करेंगे DRR को। मींस जैसे अगर कंपनी को 1 लाख रुपीस के डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो कंपनी को 1 लाख रुपीस का ही DRR मींस वो 100% होगा, और 100% 1 लाख का अगर आप 100% कैलकुलेट करते वो 1 लाख रुपीस ही आएगा। तो कंपनी को 1 लाख रुपीस के बराबर का ही DRR क्रिएट करना है।
और DRI क्या होगा, अगर 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है तो 1 लाख रुपीस उसकी फेस वैल्यू है, अगर तो उसका 15% मीन्स 15,000 रुपीस किसी भी जगह कंपनी को 15,000 रुपीस क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, चाहे बैंक में डिपॉजिट करके करे या कहीं पर भी करे, कंपनी को 15,000 रुपीस का DRI क्रिएट करना ही करना है। और अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल का यूज करती है लेस देन 100% मींस 100% से कम अमाउंट का भी DRR बनाया जा सकता है। कब? जब कैपिटल और प्रॉफिट से रिडम्पशन होता है किसका, डिवेंचर्स का। लेकिन आपको DRI जो है वो 15% हर एक कंडीशन में है, चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो या आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल हो, हर एक कंपनी को ये सब करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट मींस इनको छोड़कर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको DRR और DRI बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से लोगों को पैसा मिलता है, उन कंपनीज के लिए DRR और DRI बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम आउट ऑफ कैपिटल, कि जब कंपनी किससे, कैपिटल से क्या करती है, रिडम्पशन करती है, कैपिटल को कम करके डिवेंचर्स होल्डर को उनका पेमेंट करती है, तो यहां पर 25% का DRR बनेगा ही बनेगा। और किनको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडियन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है और बैंकिंग कंपनीज जो है उनको DRR और DRI ये बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सेक्शन 71(4) कंपनीज एक्ट 2013 रूल 18(7) ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 में मेंशन है। अब क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर सपोज करो कंपनी आउट ऑफ कैपिटल जो है रिडम्पशन कर रही है अपने डिवेंचर्स होल्डर का, तो क्या रूल्स रेगुलेशन है। अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल से रिडम्पशन कर रही है तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनाएगी, तो चलिए हम देखते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले डिवेंचर्स जो भी होल्डर होंगे उनका अमाउंट कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी। पेमेंट करने के पहले अमाउंट क्या होगा, ड्यू होगा, और वो ड्यू कंपनी बताएगी कि उनका अगर पेमेंट एट पार पर होने वाला है तो वो ये एंट्री बनाएगी, और अगर प्रीमियम पर पेमेंट करने वाली है फ्यूचर में तो वो कंपनी ये वाली एंट्री बनाएगी। सबसे पहले अमाउंट क्या होगा, ड्यू होगा। तो किसको अमाउंट ड्यू होगा, डिवेंचर्स होल्डर को अमाउंट ड्यू होगा। जैसे अभी हमने लिया हुआ था कि डिवेंचर्स होल्डर ने अगर कंपनी को 1 लाख रुपीस का लोन दिया हुआ है तो कंपनी आफ्टर 5 ईयर अगर ये 1 लाख रुपीस ही रिटर्न करेगी तो वो सिचुएशन होगी एट पार की। तो यहां पर एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, 1 लाख रुपीस मेंशन कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को एट पार पर पेमेंट करना है। फिर अगर कंपनी 1 लाख रुपीस के डिवेंचर का उसने इशूड किया हुआ था, लेकिन कंपनी आफ्टर 5 ईयर 1,10,000 रुपीस अगर पे करने वाली है तो ये कंडीशन होगी प्रीमियम पर कि डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये जो सिचुएशन होगी ये होगी प्रीमियम की। इस कंडीशन में जो 10,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करेगी कंपनी, वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, जो होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। ये जो लाइबिलिटी थी जो हमने सपोज करो 5 ईयर पहले हमने डिवेंचर इशूड किए थे और आप प्रेजेंट में उनका रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उस समय तो हमने 5 ईयर पहले इसको अपनी लाइबिलिटी में बना लिया था, लेकिन आज जब हम उस लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनी दे रही है वो 10,000 रुपीज शो करेगी, और डिवेंचर्स होल्डर को तो 1,10,000 रुपीस मिलेगा, तो डिवेंचर्स होल्डर में अमाउंट कैलकुलेट होगा 1,10,000 रुपीस, और डिवेंचर्स अकाउंट में जिन जो उनकी फेस वैल्यू है वो ट्रांसफर की जाएगी, मींस 1 लाख रुपीस। तो एंट्री क्या बन गई, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू डिवेंचर्स होल्डर 1,10,000 रुपीज। और नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होल्डर। अब इन दोनों में से एक एंट्री तो हमने बना ली, या तो ये एंट्री बनेगी एट पार की बनेगी या तो प्रीमियम की बनेगी। तो दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी और लिखा हुआ है, या तो कंपनी एट पार पर उनका रिडम्पशन करेगी या तो एट प्रीमियम पर करेगी। लेकिन ये वाली जो एंट्री है कि अब डिवेंचर होल्डर को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। अब चाहे हमने 1,00,000 रुपए पे किया हो या 1,10,000 रुपीज पे किया हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर क्वेश्चन में होगी तो उतना अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। अगर एट पार की कंडीशन है तो यहाँ आपको 1,00,000 रुपीज देकर डिवेंचर्स होल्डर को डेबिट करना है और कंपनी के पास से इतना अमाउंट चला जाएगा तो टू बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपीज क्रेडिट करना है। अगर प्रीमियम पर पे किया है तो यहाँ 1,00,000 के प्लेस में कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपीज आ जाएगा। अब आते हैं, अगर कंपनी ने अपने डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट किया है तो कंपनी ने जितने भी डिवेंचर्स होल्डर को अमाउंट पे किया है या करने वाली है, उस अमाउंट के इक्वल कंपनी को पहले ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में उतना पोर्शन जो है अमाउंट का ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट कम करके। और जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, जो कंपनी ने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा हुआ है। कंपनी ने ऐसा प्रॉफिट जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, उसी प्रॉफिट में से सबसे पहले उसे क्या करना है, 100%, मतलब जितने भी डिवेंचर्स हैं उसका 100% DRR क्रिएट करना है। उसी प्रॉफिट में से पैसा निकालकर जो कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी ने रखा हुआ है। चाहे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले या ना मिले, लेकिन इन डिवेंचर्स होल्डर को उनका पेमेंट मिलना ही चाहिए। तो उसकी सीओटी के लिए उतना ही अमाउंट जितना कि उन डिवेंचर्स होल्डर को पे करना है वो डीआरआर में ट्रांसफर करना ही होगा, ये कंपलसरी है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। तो यहां पर सपोज कंपनी 4,012% इंटरेस्ट देगी उन डिवेंचर्स होल्डर को। तो 4,000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपीज का एक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 4,00,000। तो 4,00,000 रुपीज का कंपनी को क्या करना है, रिडम्पशन करना है, और वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट से करना है। तो हमें ये मालूम है कि अगर 4,00,000 रुपीज का रिडम्पशन करना है तो कंपनी को अपने प्रॉफिट से इतना ही पैसा, मींस 4,00,000 उनकी फेस वैल्यू है, 4,000 इंटू 100 किया इक्वल टू 4,00,000 आ गया। तो जो 4,00,000 रुपीज के डिवेंचर्स हैं, इतना ही अमाउंट अपने प्रॉफिट से निकाल कर कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है कि हमने जो प्रॉफिट से पैसा अब निकालकर 4,00,000 रुपीज कहां ट्रांसफर कर दिया है, डीआरआर में। तो जो अमाउंट डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है उससे कभी भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ काम आएगा किसके, उन डिवेंचर्स होल्डर को। अगर कंपनी पेमेंट ना कर पाएगी तो उसी अमाउंट से उनका पेमेंट किया जाएगा जो डीआरआर में अवेलेबल है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन कि कंपनी कुछ पैसा प्रॉफिट से निकाल रही है और कुछ पैसा वो कैपिटल्स को कम करके उन डिवेंचर्स होल्डर को दे रही है। अगर वो थोड़ा थोड़ा पैसा कैपिटल से और प्रॉफिट से दोनों से मैनेज करके उन डिवेंचर्स होल्डर को देती है तो यहां पर डीआरआर जो है वो लेस देन 100% कंपनी के लिए है। कंपनी अपने हिसाब से यहां पर 100% से कम भी बना सकती है, मींस 25 से लेकर 100% के बीच कोई भी परसेंटेज में कंपनी डीआरआर बना सकती है, लेकिन 25% से कम नहीं बनाएगी। अब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, वो अब हम उसकी मीनिंग पर आते हैं। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है ये डिवेंचर्स होल्डर को उनकी अमाउंट एक टाइम के बाद मिल जाए
अगर मान लीजिए कंपनी ने लोन तो ले लिया, डिवेंचर इशूड भी कर दिए, लेकिन जब उनको पेमेंट करने की बारी आई तो कंपनी की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो डाउन हो गई और उन डिवेंचर होल्डर को उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो डिवेंचर्स होल्डर तो रोड पर आ जाएंगे, मींस उनका जो अमाउंट है वो तो डूब जाएगा। तो उनकी सीओटी के लिए कि उनका अमाउंट ना डूबे, कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रावधान है, ये प्रोविजन बनाया गया है कि कंपनी ने जितना भी लोन लिया हुआ है उतने लोन के कम से कम 25% तो उसे उतना रिजर्व करके रखना पड़ेगा जितना उसने डिवेंचर को इशूड करके लोन लिया हुआ है। मींस अगर कंपनी ने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है तो उसका 25% तो कम से कम कंपनी को अपने प्रॉफिट में से निकालकर या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से निकालकर या जनरल रिजर्व से निकालकर ये पैसा सिक्योर करना पड़ेगा कंपनी को, ताकि फ्यूचर में उन डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट किया जा सके और उनके पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब डीआरआर जो क्रिएट करेगी कंपनी, तो डीआरआर कहां कहां के अमाउंट से क्रिएट किया जा सकता है? एक तो जनरल रिजर्व से निकालकर अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं हम डीआरआर में। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मींस ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड को बांटने के लिए बनाया गया है, उसमें से भी पैसा निकाल के हम डीआरआर बना सकते हैं। डिविडेंड बांटना जरूरी नहीं है, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना जरूरी है, तो हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट हो रहे हैं उनमें से पैसा निकाल के भी हम डीआरआर बना सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना अगर आपके क्वेश्चन में डीआरआर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि डीआरआर जनरल रिजर्व से बन रहा है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से बन रहा है या सरप्लस से बन रहा है, तो ये हमेशा सरप्लस से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर। मींस कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो वही चीज आपको बताएगी। कम से कम हर एक कंपनी को 25% का तो डीआरआर बनाना ही बनाना है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। और केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हम छोड़ दें तो हर एक कंपनी को डीआरआर बनाना ही बनाना है। कंपनी को कम से कम 25% और कंपनी इससे ज्यादा भी बना सकती है, मींस 100% तक भी वो डीआरआर बना सकती है। ऐसा प्रोविजन है सेक्शन 71 फोर कंपनीज एक्ट 2013 रूल 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 में। अब नोट हमको ध्यान रखना है कि द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर इज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी डीआरआर बनेगा वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का ही बनेगा। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 4000 डिवेंचर इशूड किए हैं, 100 का एक है, मींस इनकी जो फेस वैल्यू हुई है वो हुई है मल्टीप्लाई करने के बाद 4 लाख रुपीस। अब 4 लाख रुपीस का ही डीआरआर बनेगा, या तो वो 25% बने या 100% बने, इसी 4 लाख का ही आपको बनाना है। ये नहीं देखना है कि कंपनी जब 5 ईयर के बाद, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी इन डिवेंचर्स होल्डर को आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 10 ईयर जब भी कंपनी पेमेंट करेगी, कितना करेगी? वो करेगी 4,50,000। तो 4,50,000 का पेमेंट होगा फ्यूचर में, लेकिन इसका कभी भी डीआरआर नहीं बनता है। डीआरआर हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का ही बनेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर हुई 4 लाख और उसका कम से कम 25% मींस 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो डीआरआर रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। और डीआरआर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हमेशा सरप्लस से बनेगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगा। 1 लाख रुपीस और टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देगी कंपनी। अब आते हैं एक्सेप्शन टू क्रिएट डीआरआर। अकॉर्डिंग टू रूल 18(7) of company share capital and debenture rule 2014, the following types of companies are exempted from creating DRR। ये ध्यान रखना कुछ कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं
उनके लिए कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है कि उनको डीआरआर बनाना ही पड़े, उनके लिए डीआरआर बनाना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल में जैसे एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक है एनएचबी। ये सब बैंक्स को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको अगर हम छोड़ दें तो हर एक कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत है। अब आते हैं बैंकिंग कंपनीज के लिए। इंपॉर्टेंट नोट है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर। अब ध्यान रखना है हमको कि इन केस ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जो आरबीआई से चल रहे हैं, एंड बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ अदर कंपनीज के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी अगर आपके क्वेश्चन में, तो डीआरआर बनाना है, लेकिन कितनी अमाउंट का बनाना है वो देखते हैं। व्हेन क्वेश्चन ऑफ साइलेंट मींस क्वेश्चन में साइलेंट है कि डीआरआर कितने परसेंट बनाना है, तो अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कोई भी परसेंटेज, या वहां मेंशन नहीं है कि आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है या आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो कम से कम 25% का डीआरआर कंपलसरी है, वो बनेगा ही बनेगा अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। व्हेन रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो ये तो हमें मालूम है कि इक्वल टू 100%, जो भी डिवेंचर की फेस वैल्यू है उसका 100% के इक्वल डीआरआर बनाना ही बनाना है हर एक कंपनी को। व्हेन अमाउंट ऑफ डीआरआर इज गिवन इन द क्वेश्चन, बार आपके क्वेश्चन में डीआरआर का अमाउंट गिवन होता है। अब जैसे सपोज करो कंपनी ने 1 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है और कंपनी को 1 लाख रुपीस पे करना है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया है कि कंपनी है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 25% क्या बना रही है, डीआरआर बना रही है, और 25% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है कितना, 25,000। और आपके क्वेश्चन में पहले से डीआरआर का कोई अमाउंट दिया हुआ है और वो है 20,000 रुपीज, जो अवेलेबल है पहले से क्वेश्चन में। तो बनाना कितने का है हमको, 25,000 का, लेकिन अवेलेबल ऑलरेडी पहले से कितना है, 20,000। तो कंपनी को एक्स्ट्रा 5,000 ही डीआरआर का और क्रिएट करना है, जो अपने कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर इस अकाउंट में 5,000 रुपीज क्रिएट कर देगी। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि अभी 25,000 का हमको बनाना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल पहले से कितना है, 30,000 रुपीज पहले से डीआरआर अकाउंट में है, इतना अमाउंट। तो फिर उस कंडीशन में कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। अब डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट मींस कि डीआरआर को बैलेंस शीट में किस हेड में कहां पर शो करना है बैलेंस शीट में। तो ये ध्यान रखना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में आपको शेयर होल्डर्स, जो मेन आपका मेजर हेड है, उसका जो सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर इसको शो किया जाता है। तो डीआरआर कभी भी लायबिलिटी में शो होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसका जो फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसका जो सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें इसको शो करेंगे। ट्रांसफर ऑफ डीआरआर इन जनरल रिजर्व, क्या होता है कि जब डीआरआर बन जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो क्लोज करने के लिए उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको बंद कर दिया जाता है। मींस की कंपनी ने अगर सपोज करो 25,000 रुपीज का डीआरआर बनाया हुआ है और डीआरआर का जरूरत नहीं पड़ी है उस रिडम्पशन के लिए, तो उसका जितना भी अमाउंट है कंपनी अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज कर सकती है। अब जब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में, तो कंपनी क्या जर्नल एंट्री बनाएगी, अपनी लायबिलिटी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्या करेगी, वो डेबिट करेगी, मींस कम कर लेगी। इस फंड का जो भी अमाउंट है कहां ट्रांसफर कर देगी, वो ट्रांसफर कर देगी जनरल रिजर्व में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डीआरआई। अब हमने डीआरआर समझ लिया है, अब हमारा मेन टॉपिक है डीआरआई। तो हर एक वो कंपनी जिसने डीआरआर बनाया हुआ है वो डीआरआई में भी इन्वेस्टमेंट करेगी। हर एक वो कंपनी जिसने डीआरआर बनाया हुआ है वो
15% अमाउंट, कम से कम आप उसको 15% से कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल तक का अमाउंट, जो भी डिवेंचर्स है उनकी जो भी फेस वैल्यू है उसका 15% का उसको या तो इन्वेस्टमेंट करना है या किसी भी बैंक में उसको उतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। और ये डीआरआई बनेगा कब? तो कभी भी जब भी कंपनी रिडम्पशन करेगी, उस रिडम्पशन के पहले हर साल कंपनी को 30 अप्रैल के पहले पहले तक ये 15% का जो अमाउंट है वो उस रिजर्व में उस इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को करना ही पड़ेगा। कब किया जाएगा? बिफोर 30 अप्रैल इन ईच ईयर। हर साल जो भी डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है उसका 15% अमाउंट निकाल के हर साल कंपनी को उतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा या तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। और उसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 31 मार्च को। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री में। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जब कंपनी करेगी, ये कंपनी के लिए एक एसेट्स होगा, क्योंकि पैसा कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है या डिपॉजिट कर रही है। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंपनी के पास से क्या जाएगा? व्हाट गोज आउट? कैश जाएगा। तो कंपनी यहां पर बैंक अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अ कंपनी हैड इशूड 4012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। मींस कंपनी ने 4 लाख रुपीस के डिवेंचर इशूड किए थे। 4000 इंटू 100 इक्वल टू 4 लाख। अब कंपनी को ना क्या करना है? उनका रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन करने के लिए इस 4 लाख रुपीस की जो फेस वैल्यू दिख रही है उसका कम से कम 15% के इक्वल अमाउंट, और वो होता है 60,000 रुपीस का डीआरआई बनाना ही पड़ेगा। तो 4 लाख रुपीस जो उसकी फेस वैल्यू थी उसका 15% होता है 60,000 रुपीस। इतना तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या तो बैंक में अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और उसके लिए कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? डीआरआई डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपीज से और व्हाट गोज आउट? बैंक गोज आउट। तो वो क्रेडिट हो जाएगा 60,000 रुपीज से। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हमारे लिए। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वो कभी भी 15% से कम नहीं होगा। हमेशा याद रखना उसकी मैच्योरिटी डेट 31 मार्च को ही आएगी और 31 मार्च को जितने भी महीने होंगे उतने महीने का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट भी कंपनी के लिए एसेट्स बन जाएगा। जो भी पैसा डिपॉजिट किया गया है या इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उस अमाउंट से कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को वो कंपनी के लिए एसेट्स माना जाएगा। अब टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकैशमेंट मींस कि द इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के पहले पहले तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वो डीआरआई के इक्वल क्या करना है? अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको कि कंपनी ने 2 लाख रुपीस के डिवेंचर इशूड किए थे। मींस कंपनी को 2 लाख रुपीस पे करना है, तो ये उसकी फेस वैल्यू हुई। तो 2 लाख रुपीस का अगर हम 15% निकालते हैं, जो कि इतना करना ही करना है हर कंपनी को, और वो अमाउंट है 30,000 रुपीस। तो 30,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना ही है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कब किया जाएगा? तो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कब? बिफोर 30 अप्रैल। अब ईयर 2018 क्यों आया है? रीजन है क्योंकि कंपनी रिडम्पशन कब कर रही है? 31 अक्टूबर को कर रही है और 2018 में कर रही है। कंपनी ने ये बताया है कि जो हमने 2 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है जिसके बिहाफ में हमने डिवेंचर इशूड किए हैं, इनका रिडम्पशन हम 31 अक्टूबर 2018 को करेंगे। तो अब 31 अक्टूबर 2018 मींस इसी ईयर के अप्रैल में, मींस 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच 2018 में ही, 2018 के 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच कंपनी को 30,000 रुपीस, जो कि 15% होता है 2 लाख रुपीस का, ये कहीं ना कहीं ले जाकर किसी भी बैंक में जमा करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि जो भी डेट आएगी उसी
ईयर के 30th अप्रैल में रिडम्पशन किया जाएगा। उन डिवेंचर्स का कंपनी रिडम्पशन करेगी। अब इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये समझते हैं कि होता क्या है। इसके लिए हमने दो केस हैं और वो दो केस को समझना बहुत जरूरी है, तभी ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द फॉलोइंग टू केसेस। इनकैशमेंट का मतलब है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब वो एक टाइम के बाद क्या करना है, कंपनी को इन कैश में कन्वर्ट करवाना है। मींस आज जैसे सपोज करो हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, अब रिडम्पशन की डेट आ चुकी है, तो हमें वही पैसा क्या करना है, अपने बैंक से निकालना है। तो जितने भी महीने हैं ना बैंक में ये पैसा डिपॉजिट होगा, विथ इंटरेस्ट के साथ हमको वो अमाउंट मिलेगा। अब उसके लिए हम पहले एक एक केस को समझते चलते हैं। फर्स्ट केस में आते हैं, कंपनी इज टू बी रिडीम डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2 लाख। मींस वही 2 लाख रुपीस का डिवेंचर जो कंपनी ने इशूड किए हुए थे, उनका कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है 31 मार्च 2019 को। ये अपने डिवेंचर होल्डर को उसने बता दिया है कि 31 मार्च 2019 को हम क्या करेंगे, आपका पेमेंट 2 लाख रुपीस कर देंगे। तो कंपनी को क्या करना है, अगर पेमेंट उसने 31 मार्च 2019 को किया है, तो अब इसका पहले तो डीआरआई बनेगा। तो डीआरआई कब बनेगा, डीआरआई ऐसा नहीं है कि अब 31 मार्च 2019 को हो रहा है तो 30 अप्रैल 2019 को हम उसका डीआरआई बनाएंगे। डीआरआई हमेशा उसके पहले बनेगा। और उसके पहले कब होगा, 30 अप्रैल कब आएगा, इसके पहले 30 अप्रैल 2018 में आएगा। तो 18 में हमको क्या करना है, 30 अप्रैल 2018 में इस 2 लाख रुपीस का 15% होता है 30,000 रुपीस हमको बैंक में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। तो अगर हमने 30 अप्रैल को ही 30,000 रुपीस बैंक में जमा किए हैं, तो अप्रैल तो निकल चुका है, तो हम काउंट करेंगे मई से। मई 2018 से लेकर मार्च 2019, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होते हैं 11 मंथ। 11 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस बैंक से। और वो पैसा हम कब मैच्योर कर लेंगे, वो पैसा मैच्योर हो जाएगा कब, 31 मार्च 2019 को। ये 11 महीने हो जाएंगे पूरे, क्योंकि इसी डेट को आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। 31 मार्च 2019 को ही रिडम्पशन करना है। और उसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, वो आएगी 31 मार्च 2019 को। तो 11 महीने तक ये पैसा बैंक में रहेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। और हम फिर वो विथ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा निकाल कर जरूरत पड़ने पर अपने डिवेंचर्स होल्डर को क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड केस में आते हैं, रिडीम अगेन, फिर से हमने 2 लाख रुपीस का एग्जांपल लिया हुआ है कि कंपनी ने 2 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू किए थे और उनका रिडम्पशन इस बार कंपनी है ना दो इंस्टॉलमेंट में करने वाली है। पहला है 31 मार्च 2019 में पहला रिडम्पशन होगा, और उसके बाद अगला जो रिडम्पशन होगा वो होगा 31 मार्च 2020 को। ध्यान देना, यहाँ पर दो बार रिडम्पशन हो रहा है इसी 2 लाख रुपीस का। तो पहला जो डीआरआई बनेगा वो बनेगा, क्योंकि पहला रिडम्पशन 19 में हो रहा है मार्च में, तो इसके पहले ही हमको डीआरआई कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, उसमें अमाउंट ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो 31 मार्च 2019 को अगर रिडम्पशन हो रहा है तो डीआरआई बन जाएगा पहला वाला 30 अप्रैल 2018 को। 11 महीने तक के लिए ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा, और विथ इंटरेस्ट के साथ हम वो पैसा चाहे तो निकाल सकते हैं। और उसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी 31 मार्च 2019 को। ये पहला केस है। और फिर जैसे ही हमने पैसा अगर निकाल लिया 19 में, हमने 31 मार्च 2019 में 30,000 रुपीस निकाल लिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कब किया था, 30 अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब हमने वहां से पैसा क्या कर लिया है, निकाल लिया है 31 मार्च 2019 को। अब हमें अगला डिवेंचर का रिडम्पशन कब करना है, 20 में करना है। तो अगेन अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ना री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब अगर मार्च 31 मार्च 2020 को अगर कंपनी रिडम्पशन कर रही है, तो इसके लिए री इन्वेस्टमेंट होगा 30 अप्रैल 2019 को। तो अगला जो री इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी वो 30 अप्रैल 2019 को करेगी इस वाले रिडम्पशन के लिए।
तो अगर ये पैसा फिर 11 मंथ के लिए बैंक में डिपॉजिट रहेगा तो विथ इंटरेस्ट के साथ है ना हमको ये पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी जितनी बार रिडम्पशन करती है उतनी बार डीआरआई हर साल बनेगा ही बनेगा, और वो बनेगा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच। अब आते हैं हम दूसरे केस पर कि सपोज करो कंपनी ने पहला रिडम्पशन कब किया है, 31 मार्च 2019 को पहला रिडम्पशन किया है। तो इसका हमने इन्वेस्टमेंट कब कर लिया है, इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने 30 अप्रैल 2018 को हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्योंकि हमें रिडम्पशन 19 में करना है। अब अगला रिडम्पशन कब करेगी, 20 में करेगी। अगर हम ये वाले रिडम्पशन के लिए अगर डीआरआई से कोई भी अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, हम चाहें तो निकाल सकते हैं कब, 31 मार्च को 2019 को हम पैसा निकाल सकते हैं। अगर हमने पैसा निकाल लिया तो हमें दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगले वाले रिडम्पशन के लिए। लेकिन अगर हमने पैसा नहीं निकाला है इस वाले रिडम्पशन के लिए, तो फिर वही पैसा है ना डिपॉजिट रहेगा बैंक में अगले रिडम्पशन के लिए, तो हमें दोबारा डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम के रिडम्पशन के लिए डीआरआई से अमाउंट निकाल लिया है, अगले बार के रिडम्पशन के लिए भी हमें डीआरआई बनाना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फर्स्ट टाइम के डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए डीआरआई का यूज नहीं किया है, मींस उससे कोई भी पैसा नहीं निकाला है, तो हमें सेकेंड टाइम अगर हम उसका रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमें डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अमाउंट आपका फिक्स रहेगा जो पहले 11 मंथ और फिर अगेन 11 मंथ के लिए वो क्या हो जाएगा, विथ इंटरेस्ट के साथ आप उस अमाउंट को लास्ट बार के रिडम्पशन में निकाल सकते हैं। मीन जो फाइनल रिडम्पशन होगा उस टाइम पर आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है अब हमें कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए 15% से कम अमाउंट नहीं होना चाहिए, जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की या जो भी उसकी फेस वैल्यू है उस डिवेंचर्स की। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि यूज ऑफ अमाउंट, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, बैंक में इन्वेस्टमेंट की हो या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की हो, तो जो भी अमाउंट हमारा बैंक में है या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट में है, तो उस अमाउंट का यूज सिर्फ हम है ना उन डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए करेंगे और किसी भी दूसरे पर्पस के लिए उसका यूज नहीं किया जाएगा। और नो नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम डीआरआर। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनियां जो डीआरआर नहीं बना रही हैं, मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए डीआरआई में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है उन कंपनी को। लेकिन उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हम छोड़ दें तो हर एक कंपनी को डीआरआर और डीआरआई करना ही करना है, बनाना ही बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। इंटरेस्ट इनकम एंड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, अभी हमने बात की कि जो भी पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है या बैंक में डिपॉजिट करती है तो उस पर कंपनी को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी बैंक कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो ग्रॉस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नेट इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को। नेट इंटरेस्ट का मतलब है कि बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट में से टीडीएस को कैंसिल कर देगा, देन अमाउंट फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी के लिए एक एसेट्स बन जाएगा, जिसको कंपनी अपनी एसेट साइड शो कर सकती है बैलेंस शीट में। तो अब अगर हमको बैंक से इनकैशमेंट करवाया है हमने उसी इन्वेस्टमेंट का, मींस कि उस जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था अब उसका टाइम पीरियड हो चुका है, मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और बैंक अब हमको वही पैसा रिटर्न कर रहा है। अगर वो टीडीएस के साथ ही रिटर्न करता है तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आएगा, वो डेबिट हो जाएगा। टीडीएस मींस हमारे लिए एक लॉस होगा जो हमारे अमाउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए लेकिन टैक्स के कारण वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए लॉस होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, मींस जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या है, एक इनकम बन जाएगी। तो अगर उसी इन्वेस्टमेंट का इनकैशमेंट होता है विथ टीडीएस के साथ होता है तो आपको ये वाली जर्नल एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट।
अब फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हम। एग्जाम्पल है कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने क्या किए, 4000 डिवेंचर्स 100 का एक मींस 4 लाख रुपीस का कंपनी ने लोन लिया हुआ है जो उसकी फेस वैल्यू है, और उनका रिडम्पशन कंपनी करने वाली है 31 मार्च 2019 को। तो आप ध्यान रखना, अगर 31 मार्च 2019 को रिडम्पशन हो रहा है तो इसके लिए डीआरआई कब बनाया जाएगा, इसके लिए डीआरआई बनाया जाएगा 30 अप्रैल 2018 को डीआरआई हम बनाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2018 के बीच हमको डीआरआई बनाना ही बनाना है। तो हमने डेट ले ली है 30 अप्रैल को हम डीआरआई बना रहे हैं। और कितने अमाउंट के लिए बनेगा, तो ये 4 लाख रुपीस इसकी फेस वैल्यू हुई, तो 4 लाख रुपीस का 15%, तो 15% ऑफ 4 लाख इक्वल टू हो जाता है 60,000 रुपीस का डीआरआई हमको बनाना ही बनाना है, और हम बनाएंगे 30 अप्रैल 2018 को। क्या एंट्री बनेगी डीआरआई बनाने की, तो डीआरआई डेबिट हो जाएगा और व्हाट गोज आउट बैंक। ये डेट ध्यान रखनी है हमने, 30 अप्रैल को ये डीआरआई बनाना है। अब ये पैसा डिपॉजिट करवा दिया हमने बैंक में 60,000 रुपीज। कब करवा दिया, 30 अप्रैल 2018 को हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया है, और हमें रिडम्पशन करना है 31 मार्च 2019 को, मतलब आज से 11 महीने के बाद। अब हम ये देखते हैं कि जब हम जो पैसा बैंक में जमा हुआ है 11 महीने के बाद जब हम उसका इनकैशमेंट करवाएंगे, तो अगर उसमें टीडीएस नहीं कैंसिल हुआ है तो हमें ये वाली एंट्री बनानी है, और अगर टीडीएस कैंसिल हो चुका है तो फिर हमें ये वाली एंट्री बनानी है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट का इनकैशमेंट करा रहे हैं, क्या उस इंटरेस्ट अमाउंट पर टीडीएस कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमारे पास वही जो पैसा जमा था बैंक में अब वो वापस आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, बैंक कम्स इन, तो वो डेबिट हो जाएगा, और वो डीआरआई जो है वो हमारी जो एसेट्स थी जो बैंक में जमा थी पैसा निकालने के बाद वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 60,000 रुपीज हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं देख रहे हैं, उस पर टीडीएस की वर्किंग अभी हमने नहीं देखी है। सिंपल है कि आपने पैसा निकाल लिया है, और पैसे की जरूरत हमें कब पड़ेगी, रिडम्पशन करना है 31 मार्च 2019 को, तो उसी समय आपको इसका इनकैशमेंट करवाना है। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट इंटरेस्ट की। लेकिन अब हम आते हैं कि आपके क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है और टीडीएस की भी इंफॉर्मेशन है, और वो टीडीएस का रेट है 10%, इंटरेस्ट का रेट भी है 10%। तो अब हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी 31 मार्च 2019 को, क्योंकि हम इसी डेट को क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को समझना, बैंक आएगा आपके पास तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जो डीआरआई जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारी अब एक एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू थी 60,000 रुपीज जो हमने बैंक में जमा किया था। अब हमने ये पैसा है ना 11 मंथ के लिए जमा किया हुआ था, तो हम ये 60,000 रुपीज पर 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है, और टाइमिंग कितने महीने की हो गई है, 11। तो हम यहाँ 60,000 का 10% इंटू 11/12 करके इसका क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 5,500 का इंटरेस्ट हमें बैंक देगा। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 प्लस 5,500, तो टोटल हमें बैंक वाले जो पे करेंगे वो 65,500 रुपीज पे करेंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा, इस अमाउंट में से जो 5,500 का इंटरेस्ट है इसमें से टीडीएस कैंसिल कर देगा। तो 5,500 जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 10% टीडीएस में चला जाएगा। तो अगर 5,500 का इंटरेस्ट मिला है तो उसका 10% मींस 550 रुपीज टीडीएस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 60,000 तो मिलना ही मिलना है, 5,500 इंटरेस्ट का मिलता, लेकिन 550 रुपीज टीडीएस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 64,950 रुपीज। तो हमें पूरी कंप्लीट एंट्री ये बनानी है, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट 550, बैंक अकाउंट डेबिट 64,950 टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000 टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट 5,500।
अब नेक्स्ट मेथड्स पर आते हैं कि कंपनी अब कौन कौन सी मेथड यूज करती है। वैसे मेथड्स तो 4 होती हैं, लेकिन दो जो मेथड है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो सिर्फ आपके सिलेबस में दो ही मेथड हैं। एक बाय लमसम मींस कि एक बार में उन डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देना, और सेकंड मेथड है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि डिवेंचर्स होल्डर को अगर कंपनी लमसम पेमेंट करती है, मींस कि अगर कंपनी ने 1 लाख रुपीज के डिवेंचर इशूड किए थे और उन डिवेंचर्स होल्डर को आफ्टर 5 ईयर 1 लाख रुपीज एक बार में अगर पे कर रही है, तो इसी कंडीशन को लमसम बोला जाता है। लमसम मींस 1 लाख रुपए का अगर कंपनी ने लोन लिया है और अगर वो अपने डिवेंचर्स होल्डर को 1 लाख रुपीज एक बार में पे कर रही है, तो उसी कंडीशन को लमसम बोला जाता है। तो इस कंडीशन में कंपनी इनका पेमेंट या तो मैच्योरिटी पर भी कर सकती है और बिफोर मैच्योरिटी पर भी कर सकती है, लेकिन बिफोर मैच्योरिटी के लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये टर्म्स होने चाहिए कि कंपनी बिफोर मैच्योरिटी भी अपने डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट कर सकती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन नहीं है तो फिर कंपनी नहीं कर पाएगी, सिर्फ उसका पेमेंट मैच्योरिटी डेट पर ही पॉसिबल होगा। अब कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी अगर लमसम में पेमेंट कर रही है कंपनी? तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग कंपनी को छोड़ दें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें, तो हर एक कंपनी के लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व उसको क्रिएट करना है, तो वो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सरप्लस से बना लेंगे उसको, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे। तो सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मींस डीआरआर। ये हमारा हो गया डीआरआर क्रिएट हो गया, जो कंपनी को बनाना ही बनाना है। देन उसके बाद करते हैं बात डीआरआई, क्योंकि हर एक कंपनी को जिसने डीआरआर बनाया हुआ है उसको 15% का डीआरआई भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो डीआरआई जब किया जाएगा तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए कि कंपनी ने 15% का अमाउंट किसी बैंक में ले जाकर इन्वेस्ट कर दिया है। अब जब ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब इसके बाद बात कर रहे हैं इसके इनकैशमेंट की, मींस अब डिवेंचर्स के रिडम्पशन का टाइम आ चुका है। जो पैसा हमारा बैंक में जमा है अब हम उसका क्या करवा रहे हैं, इनकैशमेंट करा रहे हैं, मींस भुना रहे हैं, वही पैसा निकाल रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, व्हाट कम्स इन, बैंक कम्स इन, तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर टीडीएस कैंसिल हुआ है तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो ये टीडीएस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डीआरआई। और टू इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जितने समय तक ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक उतने समय के लिए आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो वो आपके लिए इनकम होगी और यही आप कंपनी के लिए एसेट्स बन जाएंगी। फिर अब आते हैं, हमने डीआरआई भी बना लिया, डीआरआर भी हो गया। अब उसके बाद डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने की बारी आ रही है। तो डिवेंचर्स होल्डर को अगर कंपनी ने एट पार पर पेमेंट किया है तो आपको डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट ये एंट्री बनानी है। और अगर कंपनी ने उनका पेमेंट प्रीमियम पर किया है, मींस एक्स्ट्रा पैसे अगर पे किए हुए हैं, तो वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी थी, जो अपनी लाइबिलिटी को क्या करेगी, वो कम करेगी। तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से अलग से डेबिट करेगी। ये कंपनी के लिए एक लॉस हो जाएगा, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी को जब कभी भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है तो वो उसके लिए एक लॉस होता है। तो उस कंडीशन में डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। ये पहले कंपनी ड्यू वाली एंट्रीज बनाएगी, देन उसके बाद जाके कंपनी पेमेंट की एंट्री बनाएगी। तो कंप्लीट या तो एट पार की सिचुएशन में या एट प्रीमियम की सिचुएशन में, दोनों में से कोई एक ही एंट्री पहले बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री अगर हमारी एट पार की है तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर है, और सेकंड एंट्री है अगर डिवेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है तो प्रीमियम पे करना कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर्स होल्डर, जो कंपनी की एक लाइबिलिटी थी। अब वो लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट में से उस लाइबिलिटी को क्या कर लेगी, खत्म कर लेगी। तो दो एंट्री में से कोई एक एंट्री आपको करनी ही करनी है। देन उसके बाद जब ये अमाउंट ड्यू हो जाएगी, तब उसके बाद कंपनी
उन डिवेंचर्स होल्डर को या तो एट पार वाला अमाउंट पे करेगी या एट प्रीमियम वाला अमाउंट पे करेगी। अगर एट पार वाला अमाउंट पे किया, अगर कंपनी ने 1,00,000 रुपीज पे किया हुआ है एट पार वाली कंडीशन में, तो फिर 1,00,000 रुपीज डिवेंचर्स होल्डर को देगी। और अगर कंपनी ने प्रीमियम पर पेमेंट किया हुआ है तो 1,10,000 रुपीज देगी। तो जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रही है वो कंपनी की लॉस हो जाएगा। और वो कौन सी कंडीशन होगी? प्रीमियम वाली। और उसके बाद एक लास्ट एंट्री है कि जो भी डीआरआर बनाया गया है उसकी अमाउंट को ना जनरल रिजर्व अकाउंट में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। तो डीआरआर डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी एक लायबिलिटी को क्या कर रही है? कम कर रही है और एक दूसरी लायबिलिटी को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो एक लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट हो रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं कि अब हमने एक क्वेश्चन लिया है। पहले तो बैंक का एक क्वेश्चन लिया है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट के लिए डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही डीआरआर बनाने की जरूरत है। तो ना तो डीआरआर बनेगा और ना ही डीआरआई के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे ही आप देखना अपने क्वेश्चन में, ये अपने माइंड से निकाल देना कि ना तो आपको अब डीआरआर क्रिएट करना है और ना ही डीआरआई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप देख रहे हैं कि पंजाब बैंक है, उसने 6,000 क्या किया है? 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड कर दिए हैं। 1 जनवरी 2017 को इशूड किया हुआ है और 31 अगस्त 2018 को इनका रिडम्पशन होने वाला है। कंपनी ने ये डिवेंचर कब इशूड किए हैं? 1 जून 2017 को इशूड किए हुए हैं और इनका रिडम्पशन कंपनी करने वाली है 31 अगस्त 2018 को। तो पहले तो ये देखो कि इनको तो डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे हम आ जाएं किस पर? उनके रिडम्पशन वाली एंट्रीज पर। तो हम इनकी एंट्रीज को देख रहे हैं। तो रिडम्पशन कब होने वाला है? 31 अगस्त को होने वाला है। तो हमने वो डेट लिख लेनी है। सीधे सीधे जो डिवेंचर्स होल्डर है उनके लिए सबसे पहले आप अमाउंट को क्या करो? ड्यू करो। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कर लिया टू डिवेंचर्स होल्डर। क्यों? क्योंकि एट पार पर पेमेंट है। एट पार मींस कि कंपनी ने 6,000 रुपीज और 100 के हिसाब से 6,00,000 रुपीज का क्या लिया है? लोन लिया हुआ है। तो 6,00,000 रुपीज ही कंपनी क्या कर रही है? फ्यूचर में पे कर रही है। तो वो कौन सी कंडीशन हुई? एट पार की। अगर प्रीमियम होता तो पक्का आपके क्वेश्चन में मेंशन होता, लेकिन कंपनी ने 6,00,000 रुपीज का ही लोन लिया है तो कंपनी 6,00,000 ही क्या कर रही है? पे कर रही है। इसलिए सबसे पहले अमाउंट ड्यू होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट और सेकेंड एंट्री बनेगी डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मींस जो डिवेंचर्स होल्डर को पहले हमने अमाउंट ड्यू किया, अब उन्हीं डिवेंचर्स होल्डर को कंपनी क्या कर रही है? पे कर रही है 6,00,000 रुपीज। अब आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जो बैंक से रिलेटेड नहीं है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है महाराजा लिमिटेड, उसने क्या किया है? कंपनी को 500 उसने डिवेंचर इशूड किए हैं। 100 रुपीज का एक है। मींस कंपनी ने 50,000 रुपीज के डिवेंचर इशूड किए थे। कब किए थे? 31 मार्च 2018 को। और कंपनी इनका रिडम्पशन करने वाली है 31 मार्च 2019 को इनका रिडम्पशन करने वाली है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि डिवेंचर इशूड किए हैं उसने मार्च 2018 में और उनका रिडम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2019 में। और जो भी रिडम्पशन होगा वो प्रीमियम पर होगा। मींस कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा फ्यूचर में। और कंपनी ने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि कंपनी के पास डीआरआर में अवेलेबल बैलेंस पहले से है 2,500। तो हम पहले एक एक चीज को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि अब ये महाराजा लिमिटेड है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अब इनको डीआरआर भी क्रिएट करना है और साथ में डीआरआई के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 50,000 इंटू 100 किया तो हो गया 50,000 रुपीज टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स की। उनकी जो फेस वैल्यू आ गई है वो 50,000 रुपीज आ गई है। और कोई भी कंडीशन यहाँ मेंशन नहीं है कि जो डिवेंचर्स का रिडम्पशन कंपनी करने वाली है वो आउट ऑफ प्रॉफिट करने वाली है, आउट ऑफ कैपिटल करने वाली है। कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन ना हो
तो ये दिमाग में रखना है कि 25% डीआरआर बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप 50,000 का 25% निकालते हो तो ये वैल्यू आती है 12,500 रुपीज। तो 12,500 रुपीज का डीआरआर बनाएगी ही बनाएगी कंपनी, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास डीआरआर का जो अमाउंट है वो है 2,500 पहले से अवेलेबल है। तो कंपनी को और कितना एक्स्ट्रा डीआरआर बनाना है? तो कंपनी को एक्स्ट्रा डीआरआर बनाना है 10,000 रुपीज। तो कंपनी सबसे पहले है ना डीआरआर बनाएगी, देन उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी 50,000 का कितना परसेंट करेगी? 15% इन्वेस्टमेंट होगा। 15% इन्वेस्टमेंट होगा और वो कंपनी करेगी। अब देख लेते हैं कि इनके लिए कब कब डीआरआई और किस डेट को डीआरआई बनने वाला है, किस डेट को डीआरआर बनने वाला है और क्या क्या जर्नल एंट्री करने वाली है कंपनी। तो अब आते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले, क्योंकि आप ये देखो कि कंपनी ने ना रिडम्पशन कब करने के लिए बोला है, 31 मार्च 2019 को रिडम्पशन करने के लिए बोला हुआ है और मार्च 2018 में ये डिवेंचर कंपनी ने इशूड किए थे। मींस पब्लिक को जब डिवेंचर इशूड किए थे तो वो मार्च 2018 में था। तो मार्च 2018 में जैसे ही कंपनी ने अगर लोन लिया है तो इसी ईयर कंपनी को क्या करना है? डी आर आर बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले 31 मार्च 2018 को कंपनी क्या करेगी? डी आर आर क्रिएट करेगी। तो कहां से पैसा यूज किया जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मींस प्रॉफिट में से पैसा निकालकर इस डी आर आर वाले अकाउंट में क्या करना है? ट्रांसफर कर देना। प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे? डी आर आर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 10,000। क्यों? क्योंकि करना तो था हमें 12,500। 12,500 करना था, 2,500 ऑलरेडी हमारे पास है। तो एक्स्ट्रा कितना और डीआरआर बनाना है हमको? 10,000 रुपीज। तो हमें सबसे पहले डीआरआर बनाना है 10,000 रुपीज। देन उसके बाद अब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट कब होगा ये बताइए? क्योंकि 31 मार्च 2019 को 19 को आपको रिडम्पशन करना है, तो उसके पहले ही आपको डीआरआई बनाना पड़ेगा। तो डीआरआई बनाना पड़ेगा आपको 18 वाले ईयर में। तो 18 वाले ईयर में कब बनाना पड़ेगा? 30 अप्रैल को। तभी तो 30 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च 2019 तक ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होगा और 11 मंथ का इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि बैंक उस कंपनी को पे करेगा। तो हमें डीआरआई बनाना है और हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है? हमारे पास 500 डिवेंचर्स हैं और 500 डिवेंचर्स इंटू 100 के हिसाब से उनकी फेस वैल्यू हुई है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज जो उनकी फेस वैल्यू आई है, उस 50,000 का कितना परसेंट? 7 पॉइंट 50,000 का कितना परसेंट? 15%। तो 15% हो जाएगा इक्वल टू 7,500। तो 7,500 रुपीज जो आया, इतना अमाउंट हमें किसी भी बैंक में ले जाकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,500 टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो हम ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो व्हाट गोज आउट? बैंक गोज आउट, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। देन अब आ गए हम कब? वो उस टाइम पर आ चुके हैं जब कंपनी रिडम्पशन करने वाली है, मींस 31 मार्च 2019 को। तो क्या एंट्री बनी? सबसे पहले जो पैसा हमने 30 अप्रैल मींस 30 अप्रैल 2018 को बैंक में डिपॉजिट किया था, ये अमाउंट अब हम क्या करा रहे हैं? बैंक से इनकैशमेंट करा रहे हैं। तो व्हाट कम्स इन? इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी। तो व्हाट कम्स इन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, टीडीएस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सिंपल एंट्री बन रही है कि बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, वही पैसा आएगा अगर हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 आ जाएगा और डीआरआई जो हमारी एक एसेट्स हुआ करती थी, वो एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई, मींस क्रेडिट हो गई। उसके बाद अब हमें ये हमने डी आर आर क्रिएट कर लिया, ये डी आर आई के लिए इन्वेस्टमेंट किया था
और ये उसका इनकैशमेंट हुआ। अब आते हैं कि उस डिवेंचर होल्डर को हमें पैसा कितना देना है। तो उस डिवेंचर होल्डर को हमें देना है 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उन डिवेंचर्स का पेमेंट कंपनी को प्रीमियम पर करना है 10%। ये ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ये क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है कि जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% जो प्रीमियम है वो कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना है। तो मींस 50,000 रुपीज का जो डिवेंचर्स हुआ उसका 10% कंपनी को प्रीमियम देना है। तो ये कंपनी के लिए एक लॉस हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, इसको डेबिट करेगी और टू डिवेंचर्स होल्डर को इन दोनों का सम पे किया जाएगा और वो होगा 55,000। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट होगा 5,000 रुपीज, जो एक्स्ट्रा 10% देना है। टू डिवेंचर्स होल्डर आएगा 55,000 रुपीज, जो टोटल अमाउंट बनता है इनका। अब उसके बाद सेम इसी डेट को हमें नेक्स्ट एंट्री बनानी है। ये तो हमने ड्यू की एंट्री बना ली। अब इसके बाद इतना अमाउंट हमें डिवेंचर्स होल्डर को देना है। तो डिवेंचर्स होल्डर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, वो रिसीवर हो जाएंगे और व्हाट गोज आउट, बैंक गोज आउट। तो 55,000 रुपीज आपको डिवेंचर्स होल्डर को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक लास्ट एंट्री की जितना भी ये डीआरआर बना हुआ है उसको आपको जनरल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो जितना भी आपने डीआरआर बनाया हुआ है, डीआरआर का टोटल अमाउंट बनाया तो हमने 10,000 है। क्यों? क्योंकि बनाना था हमें 12,500, लेकिन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल कितना है आपके पास, 2,500। लेकिन जितना 100% अमाउंट होता है, जितना आपको बनाना होता है, वही अमाउंट यहां ट्रांसफर किया जाता है। मींस 12,500 चाहे अवेलेबल बैलेंस हो या ना हो। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक न्यू लाइबिलिटी आपकी जनरेट हो गई है और एक लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आते हैं इसके बाद कि अभी तो ये क्वेश्चन हमने जो देखा उसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने ना एक बार में अपने डिवेंचर्स होल्डर को पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा का पूरा इसलिए ये लमसम वाला क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पर 50,000 देना था एक बार में, मींस कंपनी ने 2019 वाले ईयर में ही पूरा पेमेंट कर दिया। मींस हमें अलग अलग ईयर में इनका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन अब हम आते हैं दूसरी मेथड में। तो दूसरी मेथड में ये देखेंगे कि अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक बार में क्या करे, पेमेंट करे। तो कंपनी यहां पर यूज करती है इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी, कि कंपनी ने 4 लाख रुपीस का क्या किया है, लोन लिया हुआ है। अब कंपनी बता रही है कि हर साल है ना हम 1 लाख रुपीस ही पे करेंगे अपने डिवेंचर्स होल्डर को। तो इस 4 लाख रुपीस को पेमेंट करने के लिए कितने साल लग जाएंगे? अगर हर साल कंपनी 1 लाख रुपीस पे करेगी तो 4 इयर्स में इनका पेमेंट होगा। तो 4 इयर्स तक है ना 1 लाख रुपीस का पेमेंट ही इंस्टॉलमेंट, और इसी को बोला जाता है कि इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। कहने का मतलब यह है कि कंपनी यहां पर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है, कई सालों तक अपने डिवेंचर्स होल्डर को थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करती है। तो इनका पेमेंट भी एट पार पर हो सकता है, एट प्रीमियम पर हो सकता है। कभी भी डिस्काउंट पर कंपनी नहीं बताती है। हमेशा अगर उसने 4 लाख रुपीस अगर लोन लिया है तो 4 लाख रुपीस फ्यूचर में चुका सकती है, पे कर सकती है। अगर कंपनी ने 4 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है तो फ्यूचर में 4,50,000 रुपीस पे कर सकती है। प्रीमियम पर पे करना कंपनी के लिए हमेशा लॉस होगा। एट पार पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, ना ही लॉस होता है। डीआरआर कम से कम 25% तो बनाना ही बनाना होगा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और डीआरआई जो है वो 15% करना ही करना है। तो अब हम इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको हम समझेंगे कि महाराजा लिमिटेड ने क्या किया इस बार, कि 608% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मींस टोटल फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 60,000 हो रही है। अगर हम 600 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फेस वैल्यू हो गई है 60,000 रुपीज। तो उस 60,000 रुपीज को कंपनी एक बार में डिवेंचर्स होल्डर को नहीं देगी। कंपनी क्या कर रही है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मीन 60,000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हर एक इंस्टॉलमेंट होती है 20,000 की। तो कंपनी पहले साल 20,000 रुपीज देगी डिवेंचर्स होल्डर को, फिर सेकेंड ईयर 20,000 रुपीज देगी और थर्ड ईयर भी 20,000 रुपीज देगी। ये होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना।
लेकिन ये फायदा मिल रहा है डिबेंचर्स होल्डर को कि कंपनी उनको जब जब पेमेंट करेगी 10% प्रीमियम पर करेगी। मींस कि अगर पहले साल कंपनी ने 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे की है तो उसमें 10% इन प्रीमियम का भी कंपनी ऐड करेगी। मींस 20,000 में 10% प्रीमियम हो जाएगा तो जो इंस्टॉलमेंट तैयार होगी वो होगी कितनी, 22,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट तैयार होगी। तो 2,000 रुपए का हर साल कंपनी को एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। कंपनी रिडम्पशन कब से स्टार्ट कर रही है? कंपनी रिडम्पशन स्टार्ट कर रही है, कब से पे करना चालू करेगी? 20,000 20,000 20,000 को स्टार्ट करने वाली है 31 मार्च 2017 से। तो 31 मार्च 2017 के पहले ही कंपनी को दो काम कर लेने हैं। पहला, डीआरआर बना लेना है, और दूसरा, इस डेट के पहले ही बैंक में ले जाके पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना है, जिसको डीआरआई बोलते हैं। तो डीआरआई बनाने का काम और डीआरआर बनाने का काम ये कंपनी को रिडम्पशन के पहले ही कर लेना है। तो 17 में क्या कर रही है कंपनी? रिडम्पशन कर रही है। तो 16 वाले ईयर में ही कंपनी को सबसे पहले क्या करना है? सरप्लस से पैसा निकाल के डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। तो 60,000 का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट से हो रहा है। तो हम कितना बनाएंगे? 25% कम से कम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो 25% यहां पर क्या बन जाएगा? डीआरआर बनेगा। तो 60,000 का अगर आप 25% कैलकुलेट करते हो तो 15,000 रुपीज का डीआरआर बनेगा, जो प्रॉफिट से निकालकर डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद कंपनी क्या करेगी? 30 अप्रैल को, मतलब 16 वाले ईयर में ही, क्योंकि रिडम्पशन कब करना है? 17 में करना है। तो 30 अप्रैल 2016 को ही कंपनी क्या करेगी? इस 60,000 का 15% मींस 9,000 रुपीज है ना, डीआरआई में, मतलब बैंक में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। और जैसे ही अब आएगा रिडम्पशन करने की बारी, तो रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2017। तो कंपनी वो डेट डालेगी यहां पर। सबसे पहले जो हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है उसका हम क्या कराएंगे? इनकैशमेंट कराएंगे। तो जो डीआरआई बनाने वाली एंट्री बनती है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाली एंट्री होती है, जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री जो है वो इनकैशमेंट की होती है। तो बैंक अकाउंट आएगा, हम हमारे पास 9,000 रुपीज, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट था, वापस मिल रहा है। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहा है, टीडीएस कितना काट रहा है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हमने ये एज्यूम किया है कि अभी इंटरेस्ट और टीडीएस की वर्किंग नहीं की गई है, इसलिए हमने सिंपल तरीका फॉलो किया है। 60,000 का 15% 9,000 रुपीज होता है, और उतना ही अमाउंट बैंक हमको दे रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट के। तो व्हाट कम्स इन? बैंक कम्स इन। और जो हमारी एक एसेट्स थी डीआरआई, वो क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अब हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। अब उसके बाद हम सेम डेट को, क्योंकि रिडम्पशन की डेट 31 मार्च 2017 है, पहले तो अब हमको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है हर बार हम 20,000 रुपीज देंगे प्लस प्रीमियम देंगे 10%। तो पहले तो ड्यू करेंगे हम, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा लॉस होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। टू डिवेंचर्स होल्डर को 22,000 रुपीज से पहले हमने ड्यू कर लिया। ये हमने फर्स्ट ईयर का किया है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, तो कंपनी 3 साल तक यही एंट्री बनाने वाली है। अभी तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है, मींस ये एंट्री है 17 की, पहला रिडम्पशन हो रहा है। देन 18 में फिर से रिडम्पशन होगा, और 19 में जाके फाइनल रिडम्पशन होगा। तो ऐसे करके कंपनी 3 सालों तक ये एंट्री रिपीट करती जाएगी। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब आते हैं उसी ईयर में 31 मार्च 2017 को हमें डिवेंचर्स होल्डर को कितना अमाउंट पे करना है? 22,000 पे करना है। तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और व्हाट गोज आउट? बैंक गोज आउट। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डीआरआर बनाया है, ये ध्यान रखना है, डीआरआर आप कभी भी बनाएंगे तो हर साल है ना, आपको जर्नल रिजर्व में इसकी अमाउंट ट्रांसफर करनी है। लेकिन आप यहां अमाउंट देख रहे हो 5,000 है, जबकि डीआरआर बनाया गया है 15,000 रुपीज से। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डीआरआर
एक बार ही बनेगा, चाहे कंपनी रिडम्पशन करने के लिए कितने ही साल लगा दे। डीआरआर एक बार ही बनेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कंपनी रिडम्पशन के लिए 3 साल लगा रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है, लेकिन यहां जो डीआरआर है वो एक बार ही बनेगा। एक बार ही बनेगा मतलब 15,000 रुपीज जो बन चुका है, अब इसको हम 3 पार्ट में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है तो हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी वो होगी 5,000 रुपीज की। तो जब भी पहला साल फिनिश होगा तो इसका पहला पार्ट 5,000 रुपीज ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फिर सेकेंड ईयर आएंगे तो फिर से 5,000 रुपीज ट्रांसफर होगा, और थर्ड ईयर जब आएंगे तो फिर से 5,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो डीआरआर एक बार बनेगा, लेकिन ट्रांसफर जो है वो हर साल होगा, लेकिन डीआरआर का जितना भी इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन का है उतने ही इंस्टॉलमेंट से आपको इसको डिवाइड करना है, और जो अमाउंट आएगा वही आपको हर साल जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर। ये ध्यान रखना, सेकेंड ईयर ये नोट पढ़ लेते हैं, इन सेकेंड और थर्ड ईयर सेम एंट्री विल बी पास, मतलब सेम एंट्री पूरी की पूरी पास होने वाली है एक्सेप्ट एंट्री नंबर 1। पहले नंबर की एंट्री को अगर हम छोड़ दें, ये वाली एंट्री को छोड़ दें, तो बाकी आप जो एंट्री देख रहे हो, एक 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, तो ये पांचों एंट्री जो है ये सेकेंड ईयर भी करनी है, सेम अमाउंट के साथ करनी है, और थर्ड ईयर भी आपको यही 5 एंट्रीज फिर से करनी है। फर्स्ट एंट्री इसलिए नहीं होती है क्योंकि डीआरआर एक बार ही बनता है, और डीआरआर एक बार हमने कब बना लिया है, 2016 में बना लिया है, तो अब हमें 17 और 18 में बनाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि डीआरआर एक बार ही बनेगा, लेकिन उसका ट्रांसफर जो है आपको हर साल करना पड़ेगा। तो अगर आपने 16 और 17 वाले ईयर में बनाया है तो 17 में आपने किया, फिर 17 और 18 वाले ईयर में आप करेंगे, और फिर 18 और 19 वाले ईयर में आप करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।